अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको किस्त नंबर 4 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वो तो खुद पहले ही लैला के साथ जाना चाह रही थी। चच्ची के खौफ से शौक का इजहार नहीं किया। इजाज़त मिलने की देर थी। इसने खुशी खुशी शाल स्वेटर रख ली। सरे शाम वो रवाना हो गए। दानिश और लैला अगली नशिस्त पर थे। वो पीछे इनकी बातों में शरीक थी। लैला सारा वक्त इन लोगों को बुरा भला कहती रही जो जंगल अजाड़ के कुदरत के निज़ाम में खलल डालते हैं। इसका बस चलता शिकारियों और सौदागरों को फांसी दिला देती। आम आदमी इस बारे में सोच नहीं सकता। दरख्त, पहाड़, जानवर सब मिलकर जंगल बनाते हैं। शायद हम अपने बच्चों को बताएं, बेटा हमारे ज़माने में ऐसा जानवर होता था, चीता कहलाता था, जैसे हम आज डायनासोर के बारे में पढ़ते सुनते हैं। इसको आज जंगल के जानवरों के अलावा किसी टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। दानिश भी पता नहीं इसका दिल रखने या सच में दिलचस्पी ले रहा था। पूरी रात सफर करते रहे। कभी दानिश ड्राइव करता तो कभी लैला। वो थोड़ी देर सोकर ताज़ा दम हो चुकी थी। फिर इन दोनों के साथ गुफ्तगू में शरीक हो गई। लैला की किसी बात पर कहका लगाते हुए इसे लगा जैसे गाड़ी पूरी कुव्वत से किसी चीज से टकराई हो। लैला और इसके मुंह से बुलंद चीखें निकली। इससे पहले कि वो संभलते गाड़ी ने 2-3 कलाबाजियां खाई। जहन मौफ हो चुका था। गाड़ी के कलाबाजी से दरवाजा खुल गया और वो किसी बॉल की तरह उछलती हुई जाकर जमीन पर गिरी। बेहोश होने से पहले इसने जो मंजर देखा था, गाड़ी मौजूदा किसी खाई में जा गिरी थी। इसके बाद इससे होश नहीं रहा। दिमाग मुकम्मल तरीके में डूब गया था। इसे होश आया तो कितनी देर पथरीली जमीन पर पड़ी रही। इसके सर के ऐन ऊपर सूरज अपनी शुआएं बखेर रहा था। वो 10-15 मिनट यूं ही पड़ी रही। फिर अचानक याद आया कि इन लोगों के साथ क्या गुजरी थी। वो एकदम उठकर बैठ गई। पता नहीं किसी की दुआ लगी या मौजज़ा हुआ था। इतने बुरी तरह गिरने के बावजूद कोई ज्यादा चोटें नहीं आई थी। कोहनियां थोड़ी छिल गई थी। अभी भी खून रिस रहा था। घुटने मामूली जख्मी हुए। वो अपनी चोटें नजरअंदाज करके भागती हुई इस खाई की तरफ आई जहां गाड़ी गिरी थी। नीचे झुक कर देखा। रोंगटे खड़े हो गए। वो खाई तो इसके तस्वुर से भी ज्यादा गहरी थी। अच्छी तरह नजरें दौड़ाई कि गाड़ी के ही कोई आसार मिले। न गाड़ी नजर आई न इन दोनों का कुछ पता। बहुत फिक्रमंदी के साथ सोचते हुए थोड़ी देर गुजरी होगी। अचानक इसे ख्याल आया कि वो खुद कहाँ इस वक्त मौजूद है। ये कौन सी जगह है, वापसी का कौन सा रास्ता है। इन सवालात का आना था। वो इनको भूल भाल कर खुद की फिक्र में पड़ गई। एक माह में तो इसे वहां के बारे में कोई पता नहीं था। वो किसी तरह भी शहरी आबादी में पहुंच जाना चाहती थी। वो नहीं जानती थी पूरी रात सफर करके वो किस कस्बे में है। अटकल से चलती रही। चलते चलते इसके पांव शल हो गए। यहाँ तक कि शाम के असर होने लगे। वो बहुत बुरी तरह बेबस होकर वहीं बैठकर रोने लगी। इसे लग रहा था वो यूं ही जंगल में भटकती रहेगी। वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। शायद अब कभी अपने घर वालों से मिल नहीं पाएगी। वो बहुत रो रही थी। जंगल में जहाँ न आदम था न आदमजात। ये सोचकर ही वहशत हो रही थी कि यहाँ रात कैसे गुजारेगी। रात तो खुद ही खौफनाक होती है, ऊपर से जंगल। वो तो बहुत डरपोक सी लड़की थी जो कुत्ते बिल्लियों से डरती थी, हर जानवर से डरती थी। वो तो अकेले कमरे में सोने से डरती थी। एन इसी वक्त इसने एक फायर की आवाज सुनी। वो बुरी तरह खौफजदा होकर चीख पड़ी। फिर इसे वो मिल गया।
जो कम से कम इंसान तो था। वो अपनी खुशकिस्मती पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने इतने वीराने में एक जीता जागता इंसान मिला दिया। तमाम रात इसने अजीब कैफियत में गुजारी। कभी आंख लग जाती, कभी खुलती, कभी अचानक खौफजदा होकर बैठ जाती। रात का जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख गाड़ी के स्टार्ट होने से खुली। इसने आंखें फाड़ कर देखा, मगर अंधेरा फैला हुआ था। अभी सुबह नहीं हुई थी। वो बदहवास होकर बगैर दुपट्टा ओढ़े बाहर निकल आई। सन्नाटे को चीरती गाड़ी दूर जा रही थी। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी के पीछे भागी। सुने, प्लीज रुक जाए, मेरी बात सुन लें प्लीज, वो चीखकर आवाजें देने लगी। इस वक्त जब सारा जंगल सोया हुआ था, कोई आवाज, कोई आहट ना थी। इसकी आवाज किसी बाज़गश्त की तरह जंगल में फैल रही थी। इसने गाड़ी रोक ली थी, मगर वापस नहीं आया था। वो खुद भागी हुई गाड़ी तक पहुंची। आप इतनी रात को मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? वो स्टीयरिंग पर हाथ रखे बेजार बैठा था। मोहतरमा, सुबह के 4 बजे हैं। रात कब की खत्म हो गई। और जहाँ तक अकेले छोड़कर जाने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि मैंने ऐसा कोई वादा किया था कि आपको अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा। इतनी बुज़दिल कम हिम्मत थी तो इस जंगल में क्या करने आई थी? वो कपड़े निखरे पहने कल की निस्बत काफी फ्रेश लग रहा था। पता नहीं 4 बजे निकलने के लिए वो खुद कब जागा। आप मेरी मदद करें प्लीज। आप मुझे यहाँ के किसी भी शहर कस्बे में पहुँचा दें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो उखड़ेपन को कुछ कम करते हुए बोला, इस वक्त तो मुझे जाना है। वापस आऊंगा तो तुम्हें इस मसले पर बात करेंगे। वो जीप स्टार्ट करने लगा। वो इसके उदास चेहरे पर सरसरी सी निगाह डालकर इससे मुखातिब हुआ। कुछ खा पी ना हो, वहाँ अंदर काले कलर का बैग रखा है। इसमें खाने पीने का सामान है और इसके अलावा मेरी किसी चीज को छेड़ने या घुसने की जरूरत नहीं। हाथ मुंह धोना हो तो हमारा शाही हमाम, इसने इशारे से नजर आती झील दिखाई। और ये जा वो जा हुआ। वो कुछ देर जीप देखती रही। जब नजरों से ओझल हो गई तो वापस खेमे में आ गई। कुछ देर यूं ही परेशान बैठी रही। इसने कहा तो है मदद करेगा, परेशान से कुछ नहीं होगा। बेहतर है हाथ मुंह धोकर खा पी लूं। खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई और झील की तरफ आ गई। सुबह का उजाला हल्का हल्का फैलना शुरू हो गया था। चिड़ियों के चहचहाहट, ठंडी पुरसकून हवा इसे कुछ देर तमाम फिक्रों से गाफिल कर गए। अल्लाह ने दुनिया कितनी खूबसूरत पैदा की है। दरख्त, फल फूल, बहता साफ पानी। वो कितनी देर खड़ी वहाँ का हुस्न देखती रही। चरिंद परिंद खुदा की हम्दो सना में मसरूफ थे। वो झील के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगी। इसकी तबीयत एकदम बशाश सी हो गई। वजू करके खेमे में आ गई। न किबले का पता न नमाज के टाइम का, लेकिन वो अल्लाह के हजूर नियत करके खड़ी हो गई। नमाज पढ़ के अल्लाह से अपनी परेशानी से निजात की दुआ की। अपने लिए चाय का बनाने का सोचा और चूल्हे के पास गई। वो शायद जल्दी में अपने लिए चाय बनाकर गया था, इसीलिए चाय के कप सब ऐसे ही पड़े थे। बर्तन धोने का तो कोई इंतजाम नहीं था। वो इसके बताए हुए काले बैग की तरफ बढ़ी ताकि कप और पत्ती वगैरह निकाल सके।